हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज। हमने इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एनवायरमेंटल इश्यूज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है आगे के चैप्टर में आप देखेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि खासकर इंडिया को लेकर या फिर वर्ल्ड वाइड भी जब हम बात करते हैं तो वो कौन से क्रूशियल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो कि बहुत ही डिसाइडिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। हमने ऑलरेडी इन सभी टर्म्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह क्या है, इन सभी के बारे में बात किया। लेकिन चंद ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हमने ऑलरेडी पोल्यूशन वगैरह के बारे में बात किया, लेकिन चंद ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज या फिर एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत ही क्रूशियल हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फेस ज़रूर करते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंस हम उन्हें नहीं देते कि शायद इनसे भी क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, क्या ये भी बहुत ही क्रूशियल हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो उन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है, वो है द एनवायरमेंटल इशू इन इंडियन हिमालयन रीजन। देखिए इंडियन हिमालयन रीजन क्या है। देखिए द इंडियन हिमालयन रीजन कवर्स 10 स्टेट्स एंड 4 हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अब मैं किस लिए जो है इन्हें स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा हिमालयन रीजन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है इकोसिस्टम के लिए, खासकर इंडियन इकोसिस्टम के लिए और इंडियन एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माउंटेनियस ऑफकोर्स रीजन वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर चाहिए कि डेवलपमेंट भी तो आए। तो डेवलपमेंट अगर आए तो किस तरीके से आए। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम दे सकें तो उत्तराखंड में कई बार जो है फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड का अगर हम देखें कि केदारनाथ का जो बहुत ही फ्लड्स आए हुए थे 2013 उस टाइम फ्रेम में, तो दिस वाज समवेयर और अदर रिलेटेड विद मैन मेड इश्यूज, क्योंकि वहां पर कई ऐसे हेडल प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें क्लियरेंस नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी द स्टेट गवर्नमेंट वेंट अहेड, क्योंकि डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, एनर्जी नीड्स भी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है लोगों का बढ़ रहा है। तो इस तरीके से इंडियन हिमालयन रीजन में जो है खासकर डेवलपमेंट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू जो है वो चल रहा है। डिबेट इस पर हो रही है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। द अनकंट्रोल्ड demand-driven economic growth has led to haphazard urbanization, environmental degradation, and increased risks and vulnerabilities, seriously compromising the unique values of Himalayan ecosystem. Of course, population तो बढ़ रहा है, उनकी needs भी बढ़ रही हैं, energy के demands बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप यकीन माने, अगर आप जो है थोड़ा बहुत concentrate दें, तो ये सभी जितने भी states हैं, they are very well known for tourism activities. Exotic beauty के locations हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बेहतरीन जो है टूरिज्म का यहाँ पर सेक्टर है। तो कई बार जो है होटल वगैरह फैसिलिटीज़ बनवाने के लिए जो है कई बार इको सेंसिटिव जोन्स में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। इन सभी के लिए जो है सैनिटेशन वगैरह का इशू, सभी जो सॉलिड वेस्ट वगैरह जो है वो किस तरीके से प्रोसेस वगैरह करेंगे, इन सभी का जो है इशू आगे आता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत तौर पर जो है यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि डिमांड ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है, टूरिज्म सेक्टर भी डिमांड पर ही चलता है और लोगों की एनर्जी नीड्स पर भी जो है वो डिमांड पर ही चलते हैं। तो डिमांड ड्रिवन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए कई लोग जाकर वहाँ पर बस रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट वहाँ पर होता है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वहाँ पर, हद से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह हो रहे हैं और इस तरीके से वहाँ पर रिस्क और वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। तो दिस इज़ वन सच इशू विच वी हैव टू रियली कॉन्सेंट्रेट, दैट इज इंडियन हिमालयन रीजन एंड सीरियस एनवायरमेंट्स कंसर्न्स। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं ये पूरे जो हाईलाइटेड रीजन्स है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा जो 7 सिस्टर स्टेट्स जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का, और खासकर वेस्ट बंगाल के चंद इंपॉर्टेंट रीजन्स, ये सभी जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही एक यूनिक इनका इकोसिस्टम है और खासकर यहाँ पर पूरा जो है वो हिमालयन रेंजेस जो है वो रन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही एक एक्सोटिक जो है लोकेशन वगैरह में यहाँ पर मिलता है, टूरिज्म वगैरह का जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। इन एडिशन टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, the roadmap for sustainable development of the Indian Himalayas needs to be in sync with the relevant sustainable development goals। हमने sustainable development goals के बारे में बात किया हुआ है। 17 जो है मेजर sustainable development goals हमें दिए गए हैं, eradication of poverty, health, gender equality वगैरह। तो जाहिर सी बात है कि जो environmental scientists हैं, जो environmental activists हैं, वो सभी चाहते हैं खासकर के इस इंडियन हिमालयन रीजन में कि डेवलपमेंट अगर आए तो वो सस्टेनेबल हो
not at the cost of very nature or environment. Therefore, the development in Himalayas must be fully embedded in environmental, socio-cultural and sacred tenets of the region. ऐसा नहीं कि भाई हम कल्चर और रिलीजन को भी दरकिनार कर देंगे और बस ये कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो हम टूरिज्म वगैरह नहीं होने देंगे, इस तरीके से नहीं. ऑल एनकम्पासिंग इश्यूज जो है देखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल्ड तौर पर जो है, अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया टूरिज्म, महज टूरिज्म नहीं, एनर्जी नीड्स भी जो है कई ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो इस इंडियन हिमालयन रीजन के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं, लेकिन बहुत ही एनवायरमेंटली सेंसिटिव, इको सेंसिटिव जोन्स में जो है वो लोकेट किए गए हैं. तो इस तरीके से इंडियन हिमालयन रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एनवायरमेंटल इशू जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी. दूसरा इशू जो है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी कि सिटीज़, खासकर जो सिटीज़ की तादाद है, पॉपुलेशन जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है. तो हम में से कई लोग नहीं जानते, लेकिन ये भी एक सीरियस एनवायरमेंटल इशू है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. Urbanization in India is taking place at a faster rate with over 34% of India's current population living in urban areas as per UN World Urbanization Prospect Report 2018. देखिए, अर्बनाइजेशन दो तरीकों में हो सकता है, एक अर्बनाइजेशन थ्रू पुल एंड एक अर्बनाइजेशन थ्रू पुश. अर्बनाइजेशन थ्रू पुल का माना यह है कि आपको अर्बनाइजेशन जो है आप वहाँ पर खुद चलकर जो है वहाँ पर जा रहे हैं. इट इज़ पुलिंग यू. बेस्ट एग्जांपल, कोई एजुकेशनल फैसिलिटी आपको वहाँ पर अच्छी मिलती है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अच्छी मिलती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिलती है, तो आप माइग्रेट करते हैं. इसे पुल अर्बनाइजेशन कहते हैं. लेकिन पुश अर्बनाइजेशन जो है वो मजबूरी से जो है आपको पुश करता है, यानी कि बेटर हेल्थ, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी के लिए जो है वो आप अपने गांव से सिटी को मूव करते हैं, या फिर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, गाँव में कोई भी जॉब्स नहीं है इसीलिए आप अर्बनाइजेशन जा रहे हैं या फिर अर्बन सेंटर जा रहे हैं, तो इसे पुश अर्बनाइजेशन कहा जाएगा, यानी कि आप जो है मजबूरन जो है छोड़कर जा रहे हैं. लेकिन तीसरा भी है, दैट इज एनवायरमेंटल अर्बनाइजेशन, या फिर क्लाइमेट रेफ्यूजीज भी ने कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है कई, फॉर एग्जांपल कोस्टल रीजन्स में जो फिशरमैन वगैरह होते हैं, मान लेते हैं कि फ्लड्स आ गए, सी लेवल में राइज हो गया, तो उन बेचारों का जो लाइवलीहुड जो वो लॉस हो जाएगा, तब वो क्या करेंगे, सिटीज़ में आएंगे, माइग्रेंट लेबरर की तरह काम करेंगे. तो ये भी क्लाइमेटिक रेफ्यूजीज का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है. तो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी जो है अर्बनाइजेशन बढ़ सकता है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज नोवेयर बट इन अर्बन सेंटर्स. It has expanded rapidly as an increasing number of people migrate to towns and cities in search of economic activities. So सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो यही है, पैसा कमाना या फिर जॉब वगैरह लेना. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है आपको सिटीज़ में अच्छे मिल जाएंगे when compared with रूरल इंडिया. Smart urbanization involves effective integration of physical, digital and human systems in the built environment to deliver sustainable, prosperous and inclusive future for its citizen. तो इसी का एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाना चाहिए, दैट इज स्मार्ट अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन अगर हो तो किस तरीके से हो, सस्टेनेबल हो, किस तरीके से आप सैनिटेशन वगैरह का इशू डील करेंगे, स्लम्स वगैरह भी जो है बढ़ जाएंगे, उनके बारे में क्या. अच्छी बात है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन हद से ज़्यादा अगर लोग आए जाएंगे तो सभी को अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी. जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा इस अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी के बारे में जो है स्मार्ट अर्बनाइजेशन डील करता है. तो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू इज़ नथिंग बट रैपिड अर्बनाइजेशन. तीसरा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू जिसके बारे में हमें बात करना है वो इसी अर्बनाइजेशन से ही आता है, दैट इज़ ट्रैफिक कंजेशन. अगर आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, आप बेहतर जानते होंगे कि एयर क्वालिटी वहाँ पर किस तरीके से है. वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो हद से ज़्यादा होता ही होता है, और ट्रैफिक की वजह से जो है ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है ऑफकोर्स जो है वो एनवायरमेंट को ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इंसानों के लिए भी जो है वो बहुत ही एडवर्स है, क्योंकि कई पल्मोनरी डिसीजेज जो है वो आते हैं. लाइफ स्पैन जो है इंसान का कम हो जाता है व्हेन ही कॉन्स्टेंटली इनहेल्स पोल्यूटेड एयर. तो ट्रैफिक कंजेशन इज ऑल्सो वन सच मेजर एनवायरमेंटल इशू. इंडिया अकाउंट्स फॉर 1% ऑफ व्हीकल्स ग्लोबली बट 10% रोड एक्सीडेंट्स. 1% हमारे व्हीकल्स हैं पूरी दुनिया में, लेकिन 10% जो पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो हमारे पास ही हो रहे हैं. तो ट्रैफिक कंजेशन से महज पोल्यूशन नहीं, आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं. इट इज़ प्लेग्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग एंड कंजेशन इश्यूज. कई बार जो है फुटपाथ का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर चलवा रहे होते हैं. कई बार जो है डिवाइडर सही नहीं होते, या फिर जाकर डिवाइडर से ही जो है हम मार खा जाते हैं और वहीं पर एक्सीडेंट्स होते हैं. कई बार जाने वगैरह भी जाती हैं. लिमिटेशन
addition to road expansion, resources of land and investment constraints have come in the way of adequate investment in increasing road capacity and even in undertaking टाइमली रिपेयर्स। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी खासकर रोड की जो है इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है। बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आर सीन ओवर द टाइम। ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पोल्यूशन वगैरह, हेल्थ हज़ार्ड जो है वो आते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जैसे कि अभी हमने देखा कि ट्रैफिक की वजह से या फिर कंजेशन की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ह्यूमन लॉस हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा, एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, तो इंपॉर्टेंट कंपनीज या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर किस तरीके से इजीली मूव होगी। तो ट्रैफिक कंजेशन इज ऑल्सो वन सच इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू ऑफ सैंड माइनिंग। आज के इस वीडियो के लिए आखिरी हमारा टॉपिक जो है वो है सैंड माइनिंग का। अब हम सभी जानते हैं सैंड जो है वो माइनर मिनरल है। ऑफ कोर्स इसका रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन कई बार जो है हम न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखते हैं कि सैंड की इलीगल माइनिंग होती है, सैंड का इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि लैंड का डिग्रेडेशन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होगी, जो वाटर टेबल होता है, यानी कि वाटर का जो लेवल होता है, वाटर टेबल जिसे हम कहते हैं, वो भी जो है लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज सैंड की जो है वो माइनिंग हो रही है, अनसस्टेनेबल वे में हो रही है, या फिर हद से ज़्यादा, जिस तरीके से हमने ओवर ग्रेजिंग की बात की, इसी तरीके से ओवर माइनिंग ऑफ सैंड विल ऑल्सो pave way for destruction of environment. Sand mining is an activity referring to the process of actual removal of sand from the foreshore, including rivers, streams and lakes. नदियाँ हों या फिर लेक्स हों, स्ट्रीम्स, जहाँ कहीं पर भी वाटर हमें बॉडीज देखने को मिले, वहाँ से आप सैंड को अगर उठाएंगे तो उसे सैंड माइनिंग कहा जाएगा। सैंड इज माइंड फ्रॉम बीचेस एंड इनलैंड ड्यून्स एंड ड्रेज्ड फ्रॉम ओशन बेड्स एंड रिवर बेड्स। ड्रेजिंग इसे हम कहते हैं कि ओशन से जो है उस सैंड को निकाला जाता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज हमें मिलते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि इसी में जो है लगा हुआ होता है। कॉजेस डिग्रेडेशन ऑफ रिवर्स। तो सैंड माइनिंग की वजह से होता क्या है, देखिए, इट कॉजेस डिग्रेडेशन ऑफ रिवर्स। रिवर्स का डिग्रेडेशन होगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी रिवर्स के वाटर में। बैंक एरोजन, जो कि बैंक्स होते हैं वहाँ पर रिवर के, वो भी एरोड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नियर टू द रिवर जो जिंदगी जीते हैं लोग, उनका जीना तो हराम हो जाएगा। बार बार जो है फ्लड्स वगैरह आने का इशू हो जाएगा। बैंक एरोजन की वजह से जो है सॉइल में वो क्वालिटी नहीं रह जाती, वो सपोर्ट सॉइल जो है वो दे नहीं पाता कि वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। डिप्लीशन ऑफ सैंड, ऑफ कोर्स सैंड के निकालने से सैंड तो डिप्लीट हो जाएगा, हो ही जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। जो कोई भी एक्वाटिक एनिमल वहाँ पर है, फिशेस हो या फिर प्लैंक्टन्स वगैरह, जो कोई भी वहाँ पर एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव हो रही है, वो अब सर्वाइव नहीं होगी या फिर बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें इफेक्ट मिलेगा। एंड फाइनली लोअर्ड वाटर टेबल्स एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स वाटर का रिटेंशन कैपेसिटी भी जो है, सॉइल का रिटेंशन कैपेसिटी वाटर को, वो भी पूरी तरीके से कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सैंड माइनिंग। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में। हम आगे के पार्ट में और भी चंद इंपॉर्टेंट इसी तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।